कमल सब्जियां खरीदने मार्केट आया था, लेकिन अपनी तलाकशुदा पत्नी को सब्जी मंडी में सब्जी बेचते देख झिझक गया। अनीता के सामने जमीन पर कुछ सब्जियां रखी हुई थी और वह उदास बैठी ग्राहक का इंतजार कर रही थी। वह मनी मन खुश होते हुए बड़बड़ाया, कहती थी, तुमसे 100 गुना अच्छा पति मिलेगा, लेकिन लगता है हराम का खाने वाला मिल गया है। तभी तो पत्नी से सब्जियां बिकवा रहा है। वह ना चाहते हुए भी उस तरफ चल पड़ा जहां अनीता सब्जी बेच रही थी। अचानक कमल ने चेहरे पर रुमाल बांध लिया। वैसे भी पिछले 8 सालों में वह काफी बदल गया था। वह थोड़ा मोटा हो गया था, उसका रंग भी साफ हो गया था। वह एक सज्जन व्यक्ति की तरह दिख रहा था, क्योंकि उसने सूट बूट पहना हुआ था और चेहरे पर रुमाल बांधने के बाद वह पहचान में नहीं आ रहा था। वह पास आकर देख ही नहीं पाया कि अनीता के पास कुछ आलू थे जो हवा की वजह से पुराने लग रहे थे, कुछ टमाटर थे जो बिल्कुल ताजे थे। लकड़ी की एक टोकरी में आम रखे हुए थे जिसके ऊपर सूखी घास थी, बाहर से दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ हरी मिर्ची और 4-5 फूल गोभी थी। सड़क के किनारे जमीन पर बस एक चादर बिछी थी। छोटी सी दुकान में इतना ही सामान था। कमल ने देखा कि वह बहुत दुबली पतली हो गई है। चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं था, कोई चमक नहीं थी। रंग भी सांवला हो गया था। एक बार तो उसे शक हुआ कि वह अनीता नहीं कोई और है, लेकिन उसके माथे पर बड़ा सा घाव देखकर वह यह सोचकर बेचैन हो गया कि यह अनीता ही है। अनीता ने उम्मीद भर के उसकी तरफ देखा और फिर हबड़ाकर बोली, क्या चाहिए साहब? पड़ोस में एक महिला सब्जी बेच रही थी और बोली, इसके पास तो बासी सब्जी है साहब, अगर ताजी सब्जी लेनी है तो इधर आइए साहब। अनीता बोली, बासी नहीं है साहब, थोड़ी पुरानी लग रही है, वरना आज सुबह ही खरीदी थी। अनीता के चेहरे पर बेहोशी और लाचारी के भाव देखकर उसका दिल धड़क उठा। आखिर उसने अपनी जिंदगी के कई साल उसके साथ बिताए थे। उसका तलाक जरूर हो गया था, लेकिन उन 6 सालों में कुछ यादें भी थी और खूबसूरत पल भी बीत चुके थे। उसने बिना कुछ कहे ऊपर से घास हटा दी और आमों को देखने लगा। आम अच्छी क्वालिटी के थे, लेकिन पुराने होने की वजह से उन पर झुर्रियां भी पड़ गई थी। उसने कहा, ये तो वाकई खराब हो गए हैं। अनीता ने अधीरता से कहा, नहीं सर, ये खराब नहीं हुए हैं, बस थोड़े काले दिख रहे हैं। ले लो सर, शाम का समय है, मैं इसे सस्ते दामों पर दे दूंगी। कमल ने वहां से जाने का नाटक करते हुए उससे कहा, मुझे पता है ये खराब है, छिलके उतार कर देखो साहब, खराब नहीं है। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, साहब आपको खराब लगे तो पैसे मत देना। मेरी बेटी पिछले 2 दिनों से बीमार है, इसलिए मैं दुकान ठीक से चला नहीं पा रही हूँ। बेटी का नाम सुनते ही कमल को जैसे झटका लगा। ऐसा लगा जैसे उसकी प्यारी बेटी का चेहरा उसके सामने आ गया हो। उसने उसे आखिरी बार तलाक के समय देखा था। वह 4 साल की थी, अब वह 10 साल की हो गई होगी। अनीता कुछ आम उठाकर कमल को देने लगी, लेकिन वह अपनी बेटी के ख्यालों में खोया था। बेटी की तबीयत खराब होने की खबर पाकर उसके दिल में कुछ टूटने लगा था। लो साहब, चख कर देखो। उसने अनीता को नजरअंदाज करते हुए जल्दी से कहा, सारे आम तोल दो। वह आश्चर्य से उसकी तरफ देखी और बोली, क्या सारे? वह बोला, हाँ सब तोल दो। वह खुश होकर आम तोलने लगी। 8 किलो आम थे। उसने 2 थैलों में डालकर उसे दे दिए और कहा, 100 रुपये किलो बेच रही हूँ, लेकिन आप 8 किलो ले रहे हो, इसलिए आपको 80 रुपये किलो के हिसाब से दे रही हूँ। साहब आपके 640 रुपये हो गए हैं, ऊपर के 40 रुपये भी रहने दो, आप सिर्फ 600 रुपये दे दीजिए। कमल ने कहा, आपकी बेटी बीमार है, इसलिए 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पैसे लीजिए। फिर 500 के 2 नोट देकर वह जाने लगा। अनीता ने पीछे से आवाज लगाई, 100 रुपये किलो के दाम पर भी 800 रुपये है साहब, अपने 200 वापस लेते जाओ। साहब वही रुक गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। अनीता उसके पास खड़ी हो गई और फिर बोली, भीख नहीं चाहिए साहब, भीख नहीं मांगनी पड़े इसलिए तो दुकान लगाई है। उसने कहा, तुम्हारा पति कुछ नहीं कमाता क्या? उसने 200 रुपये उसके हाथ पर रखते हुए कहा, मेरा पति से तलाक 8 साल पहले हो गया था साहब। फिर वो चल दिया और बोला, तुम जैसी खुददार औरत के साथ तुम्हारे पति ने कुछ किया होगा, तभी तो रिश्ता टूट गया। उसने पीछे से कहा, नहीं साहब, पति तो अच्छा था, बस दिन खराब थे। अब उससे रहा नहीं गया। वह जल्दी से वहां से अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अनीता अपनी दुकान बंद कर रही थी, यानी आज उसकी मजदूरी हो चुकी थी, इसलिए वह अंधेरा होने से पहले घर जा रही थी। और कमल का मन कर रहा था कि उसके पीछे जाऊं, कि वह कहाँ रहती है। उसे रिया को भी देखने का मन कर रहा था, इसलिए उसके दिल में एक खिंचाव महसूस होने लगा। अनीता ने तलाक के बाद किसी आदमी से शादी भी नहीं की थी। यह बात भी उसके दिल को दुखा रही थी। जब उसने अपनी बची हुई सब्जियां एक थैले में रखी और सामान लेकर घर की ओर चलने लगी, कमल पैदल ही उसके पीछे पीछे चल रहा था और उससे काफी दूरी बनाकर चल रहा था, ताकि वह उसे देख ना सके। देखा जाए तो कमल के मन में एक ही सवाल बार बार शोर मचा था कि अनीता कानपुर से यहाँ कैसे आ गई। उसका घर दूर गांव में था
और वहाँ उसके 2 भाई थे। वे अपनी बहन को अकेला कैसे छोड़ गए? तलाक के वक़्त तो काफ़ी उछल रहे थे। अनीता के जवाब से कमल थोड़ा संतुष्ट हुआ कि उसका पति अच्छा था साहब, बस दिन खराब थे। यानी आज भी वह उसे बुरा नहीं मानती। चलते-चलते अचानक कमल का दिल भर आया, आँखों में आँसू आ गए। उसे याद आया जब एक रात अनीता ने कहा कि तुम मेरे स्वाभिमान की रक्षा करो और मैं तुम्हारे साथ रहकर सब कुछ सह लूँगी। वह उसके स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सका था। उसकी भाभी कमल के सामने उसे अपमानित करती थी। वह चुपचाप खड़ा सुनता रहता था। वह स्वार्थी था। अनीता को बिना गलती के सिर झुकाना पसंद नहीं था, इसलिए वह अपने मायके आ गई। उसके बाद भाभी की बातों में आकर कमल ने उसे तलाक का नोटिस भेज दिया और उसकी दूसरी गलती तो उसका रिश्ता ही तोड़ गई। वह अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था, इसलिए वो पत्नी से ज़्यादा भाभी पर भरोसा करता था। अनीता के साथ उसके जीवन के 4 साल बहुत अच्छे बीते, लेकिन 5वें साल में कलेश शुरू हो गया। जब भी भाभी रिया को किसी बात पर थप्पड़ मार देती, तो अनीता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था और कलेश इसी बात पर बढ़ जाता था। कलेश और लड़ाई झगड़े के चलते अनीता अलग होने का दबाव बना रही थी, जो कमल को बिल्कुल पसंद नहीं था। कमल के भाई और भाभी नहीं चाहते थे कि पुश्तैनी दुकान का बंटवारा हो जाए। वो अकेले ही सब कुछ हड़पना चाहते थे। वह दुकान में अपने भाई की तरह बराबर काम करता था, लेकिन जब उसे और अनीता को पैसों की ज़रूरत होती तो उन्हें अपनी भाभी से मांगने पड़ते थे और ये बात अनीता को अच्छी नहीं लगती थी। और फिर अनीता ने एक मेडिकल स्टोर से दवाई ली और चलते-चलते वह शहर के बाहर एक बस्ती में आ गई। कमल उसके पीछे कुछ फासला बनाकर चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वह एक पुराने घर में घुस गई, जिसमें कमरों के नाम पर 2 खंडहर से कमरे थे। बाहर चौखट में 2 खाटें रखी हुई थी। एक खाट पर रिया लेटी हुई थी और दूसरी खाट पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। कमल ने दरवाजे के सिरे से देखा कि अनीता के घर पहुंचते ही बूढ़ी औरत उठकर दरवाजे के पास बैठ गई। कमल ने उस बूढ़ी औरत का चेहरा देखा तो पहचान गया कि वह अनीता की माँ है, यानी वो कमल की सासू माँ थी। रिया भी जाग चुकी थी। वो पहले से बड़ी हो गई थी, पर बहुत कमजोर लग रही थी। कमल के दिल से झरना बहने लगा। उसका मन कर रहा था कि जाकर रिया को गले लगा ले। वो काफी देर तक बेचैनी से रिया को देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो चाहकर भी घर के अंदर नहीं जा सका। वो वापस आकर बार बार अपनी भाभी पर गुस्सा हो रहा था, जिसने उसका हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। तलाक के वक्त भाभी कहती थी, जल्द ही मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी, पर 8 साल बीत गए। भाभी ने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी तक मैं रंडवा की तरह रह रहा हूँ। इस शहर में अकेला रहता हूँ। यहाँ उसके भाई ने एक दुकान और 2 बेडरूम का मकान खरीदा था, ताकि कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके। कमल अकेले ही दुकान चला रहा है। घर भी दुकान के ठीक पीछे था। वो उस घर में अकेला रहता था। भाई और भाभी उसे आज भी बिना पत्नी के रखना चाहते थे, ताकि वह हिस्सा ना मांग सके और सारी जिंदगी उनके लिए कमा सके। उसका भाई हर हफ्ते दुकान पर आता और बचत के सारे पैसे लेकर चला जाता। पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान की कृपा से दोनों तलाकशुदा पति पत्नी एक ही शहर में रहने आ गए। अभी तक उन दोनों की दूसरी शादी भी नहीं हुई थी। कुछ भी हो सकता था। अब कमल रोज शाम को अनीता की दुकान पर जाता। वह रुमाल से चेहरा ढककर दुकान पर जाता और ढेर सारी सब्जियां और फल खरीद कर लाता, ताकि रिया को अनीता अच्छे से पाल सके। वह दिन भर बहुत सोचता, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वह अनीता के सामने बिना चेहरे ढके जा सके। वह जितनी ज़रूरत होती उतनी सब्जियां रख लेता और बची हुई सब्जियां आवारा जानवरों को खिला देता। कुछ दिन बाद जब कमल का भाई हिसाब लेने दुकान पर आया तो उसने पूछा कि बचत के सारे पैसे कहाँ गए। कमल बोला, खर्च हो गए मेरे से। भाई गुस्सा हो गया और बोला, तूने इतने पैसे कहाँ खर्च कर दिए? कमल ने हिम्मत करके कहा कि काम था, खर्च कर दिए। भाई गुस्सा हो गया और बोला, तूने आज तक कभी फिजूल खर्च नहीं किए। अब तुम्हारे अंदर कौन से अवगुण आ गए हैं? कमल बोला, गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? मैंने ही कमाया था, इसलिए खर्च कर दिए। मेरी भी ज़रूरतें हैं। भाई गुस्सा होते हुए बोला, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मुझसे झगड़ रहे हो? कमल ने शांति से कहा, मैं तुमसे झगड़ नहीं रहा हूँ, शांति से एक बात कह रहा हूँ। मैं कमाता हूँ तो खर्च भी कर सकता हूँ। तुमने ये मकान और दुकान मेरे नाम से खरीदी है, तो अब इसे मुझे दे दीजिए। तुम्हारा पुश्तैनी मकान और बड़ी दुकान है, उसकी कीमत यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है। तुम वो ज़मीन और जायदाद रख लो और ये छोटा सा मकान और दुकान मुझे दे दो। अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। भाई ने कहा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ? अभी तो मुझे तुम्हारी शादी करवानी है। तेरा फिर से घर बसाना है। कमल बोला, आप मेरी झूठी चिंता करना छोड़ दो। तुमने और भाभी ने मिलकर मुझे मेरी पत्नी से अलग कर दिया और मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। आप दोनों ने 8 साल हो गए मेरी शादी को टूटे हुए और कहीं भी मेरी शादी की बात नहीं चलाई। आप दोनों मेरी शादी कराना ही नहीं चाहते थे। आप मुझे नौकर बनाकर रखना चाहते थे। अगर पापा मेरी शादी करा के नहीं मरते तो तुम मेरी शादी भी नहीं होने देते और तुम दोनों को मुफ्त में नौकर मिल गया
और साथ ही मेरी जायदाद भी मिल गई। आप दोनों क्यों मेरी शादी करोगे? अब मैं खुद शादी कर लूंगा, भगवान के लिए तुम दोनों अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। और अगर कुछ गलत करने के बारे में सोचा भी तो मैं गांव आकर सारी जायदाद में हिस्सा ले लूंगा। बड़े भाई को अब समझ आ चुका था कि उसकी चाल पकड़ी जा चुकी है। अब उसकी और उसकी पत्नी की दाल नहीं गलने वाली थी। झूठे रिश्तों का नकाब उतर चुका था। अपने भाई का हिस्सा मारकर अपने बेटों के लिए ज्यादा जायदाद जोड़ना चाहता था, पर उसका यह सपना पूरा नहीं हुआ और वो चुपचाप वहां से चला गया। कमल अपने भाई और भाभी के चंगुल से छूट चुका था। वो मन ही मन सोच रहा था कि उसे अनीता और उसकी बेटी रिया की बहुत याद आ रही है। और वो उसकी दुकान पर जा पहुंचा। उसने देखा कि आज अनीता ढंग के कपड़े पहनकर बैठी थी, मगर उसकी आंखों से चिंता और बेहोशी साफ झलक रही थी। करीब जाते ही उसने बोला, अब तुम्हारी रिया कैसी है? अनीता ने गहरी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, क्यों, वह तुम्हारी बेटी नहीं है? वो अचानक चौंक गया। मुंह पर रुमाल बांधे होने पर भी अनीता ने उसे कैसे पहचान लिया? अनीता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम रोज उसका हालचाल पूछने आते हो, तुम रिया से मिल क्यों नहीं लेते? क्या आपके भाई और भाभी ने मना किया है अपनी बेटी से ना मिलो? कमल बोला, मैं भाई और भाभी से सारे रिश्ते तोड़ चुका हूँ। चेहरे से रुमाल हटाते हुए अपनी भरी हुई आंखों से अनीता से बोला, बहुत मन करता है उससे मिलने का। अनीता बोली, मिल लो, मैंने कब मिलने से मना किया है? रिश्ता तो मुझसे टूटा है, बेटी से नहीं। कमल बोला, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? अनीता बोली, पत्नी रह चुकी हूँ ना मैं आपकी, चाल ढाल देखकर आपको पहचान सकती हूँ। पहले दिन तो मैं आपको ध्यान से नहीं देख पाई, पर दूसरे दिन ही पहचान लिया था। जब आप हमेशा रिया के बारे में पूछते हो, आपकी आंखों में हमेशा दर्द रहता था। वह एक पिता की आंखों में ही देखा जा सकता है। आपने अपना चेहरा तो छुपा लिया, पर आंखों में अपनी बेटी से मिलने की तड़प नहीं छुपा पाए। मैं आपको घर का पता बता दूंगी, आप वहां जाकर रिया से मिल लेना। मैं शाम को ही घर आ पाऊंगी। उसने अनीता की तरफ देखा और कहा, नहीं, तुम मेरे साथ चलो, तभी मैं उससे बात कर पाऊंगा। जब वो मुझसे दूर गई थी तो बहुत छोटी थी, लेकिन अब वो मुझे पहचान नहीं पाएगी। अनीता की आंखों में आंसू भर आए। उसे छिपाते हुए उसने कहा, शादी की एल्बम आज भी मेरे पास है, वो तुम्हें रोज देखती है, वह तुम्हें बिल्कुल नहीं भूली है। देखते ही वो तुम्हें पहचान लेगी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ ही उससे मिलना चाहता हूँ। अनीता बोली, तुम क्यों एक गरीब व्यापारी के पेट पर लात मार रहे हो? धंधे का वक्त है, अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो सारा सामान ऐसे ही पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं बिकेगा। उसने कहा, मैं सारे सामान का पैसा दे दूंगा, पर तुम प्लीज मेरे साथ चलो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान करने नहीं आऊंगा। यह सुनकर अनीता को थोड़ा झटका लगा। उसने पूछा, क्यों, क्या तुम्हारी दूसरी पत्नी यहाँ आने से मना करती है? उसने दुखी मन से कहा, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। ये सुनकर पता नहीं क्यों अनीता के दिल को थोड़ी राहत मिली। वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई, अपनी दुकान बगल वाले को संभालने के लिए दी और चलने को तैयार हो गई। रास्ते में अनीता ने पूछा, तुम इस शहर में क्या कर रहे हो? कमल ने सारी बात बताई और उसने यह भी कहा कि अब वह हमेशा इसी शहर में रहेगा। हमेशा के लिए भाई और भाभी से रिश्ता तोड़ लिया। वह सोचने लगी, काश रिश्ता पहले ही टूट जाता तो आज हम दोनों साथ होते, हमारा तलाक नहीं होता, हमारा रिश्ता सिर्फ भाई और भाभी की वजह से टूटा। कमल ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? वह दुखी मन से बोली, हम भाई और भाभी पर बोझ बन गए थे। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन बाद में सबकी असलियत सामने आने लगी। शुरू में तो भाइयों ने मेरा साथ दिया, लेकिन बाद में वो भाभीियों के साथ हो गए। तुम्हें तो पता है, मैं कुत्तों की तरह फेंकी जाने वाली रोटियां नहीं खा सकती। मैं जिस घर में रहती हूँ वो घर मेरे मामा का है। मेरे मामा का परिवार अब इस शहर में नहीं रहता, वो दिल्ली में रहते हैं। घर की चाबियां माँ के पास थी, इसलिए हम यहाँ रहने आ गए। घर पुराना है और हमें किराया भी नहीं देना पड़ता, इसलिए हम यहीं रहते हैं। वो फिर झिझका और बोला, कुछ पूछूं? वो बोली, हाँ पूछो, क्या तुम्हें आज भी मेरी याद आती है? अनीता ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर देखते हुए बोली, अब मुझे कोई याद नहीं रहा। सुबह से शाम तक बस इसी बात की चिंता रहती है कि रोटी कैसे कमाऊं। पूरा दिन इसी में निकल जाता है। उसका जवाब सुनकर वो निराश हो गया और पूरे रास्ते चुप रहा। अनीता रास्ता बताती रही और वो उसी रास्ते पर सीधा चलता रहा। अनीता को यह एहसास नहीं होने दिया कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है। उसके पीछे पीछे जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, कमल का दिल अंदर से दुखने लगा, क्योंकि घर की हालत बहुत खराब थी। कई जगह से प्लास्टर निकल रहा था, दीवारें बहुत कमजोर थी। अनीता आगे आगे चल रही थी। वह कमरे के पास पहुंची और बोली, रिया, ये देखो, तुमसे मिलने कौन आया है? रिया पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वह बाहर आई और उसे देखने लगी। अनीता की माँ और रिया भी बाहर आ चुकी थी। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी, पर वह कमल के पास नहीं आई। वह अपनी माँ के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। अनीता बोली, डरो मत बेटा, यह तुम्हारे पापा हैं। रिया बोली, पापा हैं,
पर बहुत गंदे पापा हैं, इन्होंने तुम्हें बहुत रुलाया है। रिया अब बड़ी हो गई थी और वह सब अच्छे से समझ रही थी। कमल को जिस बात का डर था वही हो गया, इसलिए वह अकेला नहीं आ रहा था, अपने साथ अनीता को भी लाया था। वह झिसका और सास के पैर छूने लगा। सास भी 2 कदम पीछे हट गई और बोली, दूर रहो मुझसे, तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। अब सास के पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। कमल नीचे ही बैठ गया, फिर भरी हुई आंखों से अपने दोनों हाथ फैलाए और अपनी बेटी को पास आने का इशारा किया। उसकी आंखें कह रही थी कि आओ और एक बार गले लगो, मेरी रिया बेटी। रिया ने अपनी माँ की तरफ देखा। अनीता ने जाने का इशारा किया तो रिया दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। कमल के लिए यह बहुत बड़ी बात थी, स्वर्ग के सुख से कम नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैंने जिंदगी के फैसले खुद लेने में बहुत देर कर दी, वरना आज तुम और तुम्हारी माँ मेरे साथ होते। फिर उसने रिया को उठाया और कार के पास ले गया और कार की डिग्गी खोली और कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। एक बड़े से बैग में चॉकलेट, बिस्कुट, खिलौने जैसे बहुत सारा सामान था और एक बैग कपड़ों से भरा था। उसने एक एक चीज निकाली और रिया को देने लगा। अनीता ध्यान से देख रही थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सोचकर कि काश उसके लिए भी उस बैग से कुछ निकले, लेकिन पूरा बैग खाली था। बात खत्म हो चुकी थी। अनीता के लिए कुछ नहीं था। अनीता समझ गई कि वह यहाँ अपनी बेटी के लिए आया है। इतना सारा सामान पाकर रिया बहुत खुश हो गई थी। अनीता बोली, अब चलते हैं, मुझे दुकान भी जाना है। कमल रिया के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं फिर आऊंगा बेटा। अनीता चुपचाप उसके बगल में बैठ गई। दोनों चुप थे। अनीता सोच रही थी कि वह अपनी बेटी के लिए इतना कुछ लाया है, वह उसमें से कुछ निकालकर मेरा दिल रखने के लिए मुझे दे देता, मुझे भी तसल्ली हो जाती। तलाक हो जाने से थोड़ी सब कुछ खत्म हो जाता है। वो गाड़ी चलाते हुए बोला, मैं एक बात पूछूं? उसने कहा, क्या? वह बोला, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता तो क्या तुम वो ले लेती? अनीता ने तिरछी नजरों से उसकी ओर देखा और फिर बोली, जब लाते तब देखती। वह घबराते हुए बोला, लाया हूँ, तुम वादा करो ले लोगी और मना नहीं करोगी। अनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगी कि वह कौन सी चीज लाया है जो देते हुए इतना घबरा रहा है। उसने अपने अंदर की बेचैनी को छिपाते हुए कहा, लाओ दो, अब इतने प्यार से लाए हो तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम दोबारा कुछ लाओगे तो मैं नहीं लूंगी। कमल ने जेब से निकाला और मुट्ठी बांध कर उसे दे दिया। धड़कते दिल से अनीता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कमल ने जब वो चीज उसके हाथ पर रखी तो वो खुशी से उछल पड़ी। वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी, वो एक मंगलसूत्र था। घबराहट के मारे कमल का दिल धड़क रहा था। उसने गाड़ी साइड में रोक दी। अनीता हैरान होकर बोली, ये क्या है? कमल ने कहा, मना मत करना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मैं तुम्हारे लिए बड़ी उम्मीद से लाया हूँ। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, इसलिए मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया और मुझे मेरी बेटी और पत्नी से दूर कर दिया। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था, पर अब मैं वादा करता हूँ कि कभी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। यह हाथ मरने के बाद ही छूटेगा। अब हम फिर से एक नई दुनिया बनाएंगे जहाँ रिया की परवरिश और सास का बुढ़ापा संवरेगा। इस अचानक आए वाक्य से वह एकदम सुन हो गई। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, वह बस मंगलसूत्र को देखे जा रही थी। कमल बोला, अनीता, मैं तुम्हारा वही कमल हूँ जो तुम मेरे हाथों से तकिया बनाए बिना सो नहीं सकती थी। प्लीज मुझे मना मत करना, मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी जीते नहीं देख सकता। जब मैं तुम्हें इस हाल में देखता हूँ मैं रोज रोता हूँ। अनीता मंगलसूत्र को मुट्ठी में बंद करते हुए रोने लगी और बोली, तब तलाक के कागजों का क्या होगा? फाड़ देंगे, अनुज रोते हुए बोला। अनीता उसे वापस मंगलसूत्र देने लगी। कमल ने रोते हुए आंखों से देखा और दोनों हाथ जोड़ दिए। अनीता बोली, इसे अपने हाथों से पहना दो। यह सुनकर कमल खुशी से उछल पड़ा और तुरंत मंगलसूत्र लेकर अनीता को पहना दिया। वह खुशी से पागल हो गई। वो गाड़ी चलाने लगा। अनीता ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अब दुकान नहीं जाना, मुझे अपने घर ले चलो। कमल ने गाड़ी वापस अनीता के घर की तरफ मोड़ दी। रिया और सास को गाड़ी में बिठाया और खुद अपने घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि अब तक यह सिर्फ मकान था। जब काजोल के पैर उसमें पड़ेंगे तब वह घर बन जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, वो अपना ही क्यों ना हो। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।